नमस्कार। आज हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तथ्यों के बारे में। एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जो हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि एक जनजाति महिला हैं और पेशे से ये शुरू से एक शिक्षक रही हैं, फिर बाद में ये राज्यपाल रहीं। और विपक्षी दलों ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जो है कि यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा ने भी शुरू में पढ़ाने का कार्य किया है, लेकिन वो एक आईएएस ऑफिसर रहे और बाद में भाजपा से भी जुड़े रहे। देखते हैं कि राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित तिथियां क्या क्या हैं। निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम 1952 के अधीन तिथियों का निर्धारण किया और 15 जून को इसकी अधिसूचना जारी की गई। 29 जून तक नामांकन की अंतिम तिथि है। 18 जुलाई को मतदान होगा। 21 जुलाई को मतगणना होगी और 25 जुलाई को शपथ ग्रहण होगा। 24 जुलाई को पुराने जो 14वें राष्ट्रपति हैं हमारे रामनाथ कोविंद, उनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, तो 25 जुलाई को नए राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण अनिवार्य है। हमारे संविधान के भाग 5 में राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकलों की चर्चा की गई। हमारे संविधान के भाग 5 में संघ के बारे में वर्णन किया गया है। तो शुरुआती जो आर्टिकल हैं 51 से लेकर के 51, 52, 53, 54, 55 और इस तरीके से 60, 62 और कई सारे आर्टिकल हैं इसके बाद भी, जिसमें राष्ट्रपति के बारे में चर्चा की गई है। आर्टिकल 62 ये कहता है कि अगर राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है तो कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व ही नए राष्ट्रपति का चयन कर लेना चाहिए। अब नए राष्ट्रपति के चयन से संबंधित जो आर्टिकल है कि कौन कौन उनके चयन में या उनके निर्वाचन में भाग लेगा, वो आर्टिकल है आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है और आर्टिकल 55 निर्वाचन के तरीके की बात करता है। आर्टिकल 54 निर्वाचक मंडल की बात करता है, यानी राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होगा। अप्रत्यक्ष चुनाव का मतलब ये होता है कि ये वयस्क मताधिकार यानी भारत की जो जनता है वो इस चुनाव में सीधे वोट नहीं देती है, बल्कि उनके द्वारा चुने गए कुछ लोग हैं जो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। तो निर्वाचक मंडल में देखते हैं कौन कौन लोग होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के सदस्य होते हैं, यानी संसद की लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य। 2020 से पहले लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्य भी मनोनीत होते थे अगर उनका प्रतिनिधित्व लोकसभा में कम होता था। ये आर्टिकल 331 और 333 में लिखा हुआ है। 333 विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के मनोनयन के लिए एक सदस्य और लोकसभा में 2 सदस्य का मनोनयन होता था, जिसको 104थे संविधान संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया है। यानी अब एंग्लो इंडियन का आरक्षण लोकसभा और विधानसभा दोनों से समाप्त कर दिया गया है। तो अब लोकसभा में इस समय स्थिति है कि सारे निर्वाचित सदस्य 543 हैं। और अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वर्तमान स्थिति है कि 233 निर्वाचित सदस्य हैं और 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति करते हैं, जो कला, साहित्य, विज्ञान और एक सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य किए होते हैं उन लोगों में से 12 लोगों का चयन या नामांकन, मनोनयन राज्यसभा में किया जाता है। तो वर्तमान स्थिति ये है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा उसमें संसद में लोकसभा से 543 और राज्यसभा से 233 निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी कुल सदस्यों की संख्या, सांसदों की संख्या 776 होगी। इसके अलावा संसद के सदस्यों के अलावा राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। तो राज्यों के विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेंगे। तो अब एंग्लो इंडियन रहे नहीं तो सारे सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की ही होगी और ये लगभग 4120 के आसपास आती है। तो सारे निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के और संसद, लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये उसका निर्वाचक मंडल होता है। अब राष्ट्रपति के चुनाव की जो तरीके होते हैं उस तरीके के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव के तरीका के बारे में वर्णन आर्टिकल 54 में किया गया है।
राष्ट्रपति के चुनाव का जो तरीका है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत के द्वारा किया जाता है। जरा समझते हैं इसको कि ये क्या चीज है। नॉर्मली जो लोकसभा या फिर विधानसभा का चुनाव होता है वो फर्स्ट पास द पोस्ट के आधार पर किया जाता है, यानी जिसको बहुमत मिल गया वो चुनाव में विजयी घोषित किया जाता है। और इसका जो चुनाव होता है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से होता है। इसमें जो वोटिंग लिस्ट दी जाती है उस वोटिंग लिस्ट में सभी राज्यों के जो विधायक होते हैं उनके मत अलग अलग होते हैं और सांसदों का मत अलग अलग होता है। सारे सांसदों का मत आपस में एक होता है लेकिन विधायकों के मत से अलग होता है। सारे अलग अलग राज्यों के जो विधायक होते हैं उनके मत अलग अलग हो सकते हैं। इस मत का निर्धारण उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। जैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के जो विधायक हैं उसका एक विधायक का मत एक नहीं होगा, वो 200, उसकी वैल्यू जो होगी वो 208 होगी, यानी उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों के मत की वैल्यू 208 होगी। इसका निर्धारण कैसे किया जाता है? इसका निर्धारण वहां के राज्य की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और इसी को कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व। किसी एक विधायक का मत निर्धारण करने का तरीका है कि उस राज्य की 1971 की जनसंख्या को हम वहां के विधायकों की संख्या से भाग दे देते हैं, फिर जो संख्या आती है उसमें 1000 से भाग दे देते हैं और जो संख्या आती है इसके बाद वही उस विधायक का मत होता है। इसी तरीके से अगर हम सिक्किम या अरुणाचल में देखें तो वहां विधायकों के मतों की संख्या या मत की जो वैल्यू होगी वो कम हो जाएगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर विधायकों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या के अनुसार ज्यादा है, इसलिए वहां पर विधायक के या एक विधायक के जो मत की वैल्यू होती है वो कम हो जाती है। सांसद का मत का निर्धारण कैसे करते हैं? सांसद का मत यानी सारे सांसद सदस्यों का मत सारी राज्य के विधानसभा सदस्यों के मत के बराबर होना चाहिए, यानी राज्यों में भी मत लगभग बराबर होना चाहिए, जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए और सारे राज्यों के जो विधायक हैं उनके मत का योग सारे सांसदों के मत के योग के बराबर होना चाहिए। तो सांसद के मत कैसे निकालते हैं कि सारे राज्य के विधानसभाओं के विधायकों के सारे मतों के मूल्यों को जोड़ लेते हैं और उसको सारे सांसदों यानी 776 से डिवाइड कर देंगे। सारे सांसदों की संख्या निर्वाचित सांसदों की संख्या से डिवाइड कर देते हैं तो जो आता है वो एक सांसद का मूल्य होता है। ये लगभग 708 के बराबर होता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि एक सांसद का मूल्य ज्यादा होता है, सारे सांसदों का मूल्य आपस में बराबर होगा, चाहे वो राज्यसभा का सांसद हो या लोकसभा का सांसद हो, लेकिन वो विधायकों के मूल्य से अलग होगा। विधायकों का मूल्य आपस में बराबर नहीं होता है। हो सकता है किसी दो राज्यों के बाई चांस विधायकों के वोटों का मूल्य बराबर हो जाए, बट अमूमन ऐसा होता नहीं है। होता भी है तो एक आध वो एक तुक ताल से बराबर हो जाते हैं। तो इस तरीके से हम राज्य के विधायकों के वोटों का मूल्य निर्धारित करते हैं और सांसद के वोटों का मूल्य निर्धारित करते हैं। अब जब वोटिंग होती है तो जो जो बैलेट पेपर मिलता है वो सांसदों को अलग रंग का मिलता है और विधायकों को अलग रंग का मिलता है। अब इस बैलेट पेपर में दो कॉलम होते हैं। एक कॉलम में एक तरफ उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं और दूसरे कॉलम में वहां पर हमको उनको वरीयता देनी होती है, यानी सांसद जो होंगे या जो विधायक होंगे वो वरीयता, जैसे अगर 3 सदस्य हैं या 2 सदस्य इस केस में कहते हैं कि 2 उम्मीदवार हैं, एक द्रौपदी मुर्मू जी हैं और दूसरे यशवंत सिन्हा जी हैं, तो वहां पे प्रायोरिटी देनी होगी। जो एमपी या जो एमएलए होंगे वो अगर द्रौपदी मुर्मू जी को प्रथम स्थान पर रखना चाहते हैं तो वहाँ 1 लिखेंगे और अगर यशवंत सिन्हा को प्रथम वरीयता देना चाहते हैं तो वहां पर 1 लिखेंगे और दूसरे को 2 लिखेंगे। इस तरीके से वरीयता देना होता है, ये नहीं कि सिर्फ एक को वोट देना है, दोनों को हमको वोट देना है, एक को 1 और दूसरे को 2। फिर इनका मतगणना कैसे होगी? मतगणना ये होगी कि पहले प्रथम वरीयता के सारे वोट एक जगह रख दिए जाएंगे दोनों के। अगर पहले ही वरीयता के वोट में एक निश्चित कोटा कोई एक उम्मीदवार प्राप्त कर लेता है तो उसे हम विजयी घोषित कर देते हैं। इस कोटे का निर्धारण कैसे होता है? जैसे राष्ट्रपति चुनाव में ये कोटा 51% होता है, लेकिन यही पद्धति हम राज्यसभा चुनाव में भी फॉलो करते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन की, तो वहां पे कोटा 51% नहीं होता। ये कैसे निर्धारित किया जाता है
कि अगर हमें कोटे का निर्धारण करना है तो जो कोटा होता है वो जितने भी वैलिड वोट पड़े हैं उस वैलिड वोटों को हम डिवाइड कर देते हैं कितने पदों पर चुनाव होना है प्लस वन से। जैसे यहाँ पर एक पद का चुनाव होना है तो वन प्लस वन यानी टू से, यानी जितने वैलिड वोट पड़े हैं उसको दो से डिवाइड कर देंगे और जो आएगा उसमें एक जोड़ देंगे। तो यहाँ के केस में अगर हम देखें तो लगभग टोटल वोट जो राष्ट्रपति के चुनाव में पड़ते हैं वो 10,98,000 के आसपास होते हैं। तो उसका जो आधा होगा वो 5,49,000 यानी 10,98,882 वोट के आसपास होते हैं। उसको हम डिवाइड कर देंगे वन प्लस वन यानी दो से, तो ये हो जाएगा 10,49,441 और फिर उसमें हम एक जोड़ देंगे यानी 10,49,442 वोट जिसको मिल जाएगा वो विजयी घोषित कर दिया जाएगा। तो यानी दोनों के प्रथम वरीयता के मत के हिसाब से अगर कोई इतने वोट पा गया तो उसको घोषित कर दिया जाएगा, और अगर इतने वोट नहीं पाता है तो दूसरे राउंड का फिर होता है निर्वाचन, यानी गिनती होती है और जो कैंडिडेट सबसे कम मत पाया होता है उसके प्रथम वरीयता को हटा दिया जाता है और दूसरी वरीयता के जो मत होते हैं वो बाकी कैंडिडेट्स में प्रथम वरीयता के मत के आधार पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते हैं। और अगर तब भी जो निर्धारित कोटा 51% का नहीं मिलता है तो अब इसके बाद जो सबसे कम बचा हुआ मत वाला उम्मीदवार है उसके मतों को उसके मतों को खारिज करके बाकी जितने उम्मीदवार बचे हुए हैं उन उम्मीदवारों के जो मत होते हैं उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से जब एक निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है तो हम उस उम्मीदवार को विजयी घोषित कर देते हैं। यहाँ पर भाजपा या एनडीए के पास वोट जो है वो जो विजयी होने के लिए वोट का कोटा है वो 5,49,000 से थोड़ा सा कम है। तो लगभग संभावनाएं बनती हैं कि द्रौपदी मुर्मू जी का चुनाव में विजयी होना तय है। अब हम बात करेंगे कि चुनाव प्रक्रिया होने के बाद जो शपथ ग्रहण की जाती है वो शपथ आर्टिकल 60 में लिखा हुआ है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के शपथ की बात उनके आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं। तो आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति अपना शपथ ग्रहण करता है और राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो शपथ ग्रहण करने की तारीख से 5 साल तक होता है। नीलम संजीवा रेड्डी के बाद राष्ट्रपति जो अपना कार्यकाल ग्रहण कर रहे हैं या नए कार्यकाल की शुरुआत कर रहे हैं वो 25 जुलाई से कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद जी भी 25 जुलाई को ही अपना पदभार ग्रहण किए थे, इसलिए अगला जो राष्ट्रपति पदभार ग्रहण करेगा वो 25 जुलाई को ही करेगा। अगर चुनाव से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद का निर्धारण सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही किया जाएगा। ये आर्टिकल 71 में लिखा हुआ है। 71 आर्टिकल 71 के अनुसार अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उस दौरान तक नए राष्ट्रपति ने जो कार्य किया है वो कार्य नल एंड वाइड नहीं होंगे, वो माने जाएंगे सही हैं, और उसके बाद अगर उनको पद से हटना होता है तो वो पद से हट जाएंगे और अगर नहीं तो जो कार्य सामान्य चल रहा है वैसे चलता रहेगा। अब एक राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने के बाद 5 साल तक अपना कार्यकाल पूरा करेगा जिस दिन वो शपथ ग्रहण करेगा या जिस दिन वो पद ग्रहण करेगा, ऐसा आर्टिकल 56 में लिखा गया है। और 57 में ये लिखा गया है कि कोई भी राष्ट्रपति दोबारा राष्ट्रपति चुना जा सकता है, जैसे रामनाथ कोविंद जी भी दोबारा राष्ट्रपति चुने जा सकते हैं। लेकिन अभी तक भारत की जो परंपरा है उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के अलावा और कोई दोबारा राष्ट्रपति चुना नहीं गया है। इसमें दोबारा तिबारा यानी 3 बार 4 बार इसमें लिमिट नहीं किया गया है संख्या कि कोई कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ये संख्या फिक्स कर दी गई है कि कोई भी राष्ट्रपति मैक्सिमम 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अब कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी बात आर्टिकल 58 में की गई है जिसमें राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए अर्हताओं की बात की गई है। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए जो अर्हताएं हैं वो हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 35 साल होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो और वो किसी लाभ के पद पर न हो। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, राज्यपाल ये पद लाभ के पद नहीं माने जाते हैं, लेकिन केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक अधिकरण या फिर
पंचायत या किसी भी सरकार के अधीन कोई लाभ का पद नहीं होना चाहिए। अब जो राष्ट्रपति चुनाव लड़ना चाहता है, उसको राष्ट्रपति उम्मीदवारी देना, चुनाव के लिए उम्मीदवार बनने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की जरूरत होती है। यानी विधायक और सांसदों में से 50 लोगों का प्रस्ताव और 50 अनुमोदक के रूप में होने चाहिए। इसके अलावा वो आरबीआई में 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के रूप में भी जमा कराएगा। अगर वो राष्ट्रपति चुनाव में जितने मत पड़े हैं उसमें से 1/6 वोट नहीं प्राप्त कर पाता है, तो वो उसकी जो जमानत राशि है वो जब्त कर ली जाएगी। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि जो अनुपयुक्त अनुपयुक्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए भारत का कोई भी नागरिक जो ऊपर की योग्यताएं जो अभी हमने बात की हैं अगर वो रखता है तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन ऐसे राष्ट्रपति में ऐसे लोग आ जाएंगे राष्ट्रपति चुनाव में जिनके जो बहुत सीरियस नहीं है या उनके जीतने के चांसेस एकदम नहीं के बराबर हैं, तो उनको छांटने के लिए ये व्यवस्थाएं करी गई हैं। अब आर्टिकल 59 में राष्ट्रपति के शर्तों की बात करी गई है कि जब अगर वो मान लीजिए राष्ट्रपति पद पे है, उपराष्ट्रपति जो चुनाव लड़ रहा है वो लोकसभा या राज्यसभा किसी का सदस्य नहीं हो सकता या विधानसभाओं का सदस्य नहीं हो सकता। अगर वो जीत जाता है और पद ग्रहण करता है तो उसके पहले इसको इन पदों से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। राष्ट्रपति को कुछ विशेषाधिकार भी प्राप्त होते हैं। उसके कार्यकाल के दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। उसके द्वारा जो कार्यकाल के दौरान अपने कार्य किए गए उस पर कोई विधिक कार्यवाही नहीं हो सकती और उस पर कोई अनुशासनात्मक कार्यवाही उसके पर्सनल कार्यों के लिए भी नहीं की जा सकती। अगर आप उस पर कोई केस चलाना चाहते हैं, दंडात्मक कार्यवाही भी नहीं की जा सकती। तो अगर आप कोई केस चलाना चाहते हैं जो उसने व्यक्तिगत रूप से किया है तो 2 माह पूर्व की नोटिस पर ही आप कोई अभियोग शुरू कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। तो ये राष्ट्रपति के अपने विशेषाधिकार हैं। इसके अलावा राष्ट्रपति को उसके पद से भी हटाया जा सकता है। ये आर्टिकल 61 में लिखा गया जिसको हम कहते हैं महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान का अनुपालन नहीं कर रहा है तो इस आधार पर, अब ये इसकी व्याख्या नहीं की गई है कि संविधान का उल्लंघन, एक वर्ड दिया गया है कि अगर संविधान का उल्लंघन करता है तो आप उसके ऊपर महाभियोग लगा सकते हैं, लेकिन संविधान का उल्लंघन है क्या इसकी व्याख्या संविधान में नहीं की गई है। तो आर्टिकल 61 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के आधार पर हम उसके पद से हटाने सकते हैं या हटाने की प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं, जिसको कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। तो महाभियोग की प्रक्रिया क्या है? जिस संसद में ही राष्ट्रपति का महाभियोग लिया जा सकता है, जिस भी सभा में राष्ट्रपति के प्रति महाभियोग की प्रक्रिया चाहे शुरू कर सकते हैं, वहाँ के 1/4 सदस्यों द्वारा साइन किया गया हुआ एक पत्र वहाँ के अध्यक्ष को दिया जाएगा और इसकी सूचना 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को भी दी जाएगी कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट शुरू किया जा रहा है। अगर यह इम्पीचमेंट या महाभियोग 2/3 बहुमत से उस सदन से पास हो जाता है तो ये दूसरे सदन में जाएगा। दूसरे सदन में भी इसके आरोपों की जांच की जाएगी और अगर दूसरा सदन भी 2/3 बहुमत से इस बात को पारित कर देता है कि ये आरोप सही हैं, तो राष्ट्रपति को उसी दिन से उस पद का त्याग कर देना होता है। इसके अलावा राष्ट्रपति को और भी बहुत सारी शक्तियां प्राप्त हैं। क्षमादान की शक्तियां राष्ट्रपति को आर्टिकल 72 के अनुसार प्राप्त है। तो ये लगभग एक लमसम आइडिया है राष्ट्रपति के चुनाव को लड़ने और उनकी शक्तियों के बारे में। धन्यवाद।